हेलो फ्रेंड्स, दिस इज शेफाली एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू ज्ञान अड्डा। आज डिस्कशन करेंगे आप ही के द्वारा किए गए क्वेश्चंस के ऊपर में। बहुत सारे स्टूडेंट्स कमेंट बॉक्स में ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि मैम व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन असिस्टेंट प्रोफेसरशिप एंड जीआरएफ। तो आज के सेशन में डिस्कशन करने वाले हैं। काफ़ी इन्फॉर्मेटिव टॉपिक है एंड जिन भी स्टूडेंट्स ने पूछा है बहुत ही अच्छा टॉपिक है ये, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये पता नहीं है कि असिस्टेंट प्रोफेसरशिप और जीआरएफ के बीच में क्या डिफरेंस है। तो वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। आगे बढ़ने से पहले आई विल रिक्वेस्ट यू कि गाइस चैनल को सब्सक्राइब अगर अभी तक नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना, क्योंकि हम इसी तरीके के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए लाते रहते हैं। तो चलिए डिस्कशन करते हैं व्हाट इज बेसिक डिफरेंस बिटवीन असिस्टेंट प्रोफेसरशिप एंड जीआरएफ। सो गाइस, जैसा कि मैंने आपको बताया कि असिस्टेंट प्रोफेसरशिप और जीआरएफ ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। इसका एग्जामिनेशन कंडक्ट कराती है एनटीए। ये एग्जामिनेशन सबसे पहले कंडक्ट कराती थी यूजीसी खुद, बाद में सीबीएसई को बोला कराने के लिए, और अब हाल फिलहाल में एग्जामिनेशन एनटीए कंडक्ट कराती है, यानी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। तो नेट क्या है? नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। जब आप नेट का फॉर्म फिलअप करते हो तो इट मीन्स कि यूजीसी सिर्फ ये चेक करना चाहती है कि क्या आप एलिजिबल हैं किसी भी कॉलेज या यूनिवर्सिटीज़ में एज अ असिस्टेंट प्रोफेसरशिप में पढ़ाने के लिए। मतलब किसी भी कॉलेज में आप पढ़ाने के लिए आप एलिजिबल हैं या नहीं हैं, मतलब प्रोफेसर बनने के लिए, मतलब टीचर बनने के लिए या एजुकेटर बनने के लिए किसी भी यूनिवर्सिटी में या किसी भी अच्छे कॉलेज में, स्टेट या सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में, वेदर यू आर एलिजिबल और नॉट। सिर्फ इतना सा चेक करने के लिए आपसे एग्जामिनेशन लिया जाता है नेट का। अब इसमें नेट और जीआरएफ का जो एग्जामिनेशन लिया जाता है वो इसलिए लिया जाता है क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि करना चाहते हैं पीएचडी या रिसर्च प्रोग्राम करना चाहते हैं। तो उनके लिए गवर्नमेंट ने बोला कि भाई हम आपको देंगे फेलोशिप, हम आपको देंगे स्कॉलरशिप और आपकी सहायता करेंगे ताकि आपकी रिसर्च हो सके और भी अच्छी। तो अगर आपने असिस्टेंट प्लस जीआरएफ के लिए फॉर्म फिलअप किया हुआ है तो इट मीन्स कि आप ऑलरेडी असिस्टेंट प्रोफेसरशिप के लिए एलिजिबल हैं। साथ में अगर आप पीएचडी करना चाहते हैं या रिसर्च करना चाहते हैं तो हम आपको फाइनेंशियल एड भी देंगे, फेलोशिप भी देंगे। फेलोशिप का अमाउंट है 31,000 रुपीज़ प्लस एचआरए। ये एचआरए और ये दोनों अमाउंट मिलाकर के लगभग 36 से 38 हज़ार रुपये आपको गवर्नमेंट देती है रिसर्च करने के लिए। तो अगर आपने सिर्फ असिस्टेंट प्रोफेसरशिप के लिए फॉर्म भरा हुआ है तो आप एलिजिबल नहीं है स्कॉलरशिप के लिए, लेकिन अगर आपने असिस्टेंट प्रोफेसर प्लस जीआरएफ के लिए फॉर्म भरा हुआ है और आपने दोनों ही क्वालिफाई कर लिया है, मतलब जीआरएफ क्रैक कर लिया है, तो आपको ये फेलोशिप मिलती है। ये फेलोशिप उन्हीं को मिलती है जो आगे करना चाहती हैं पीएचडी या रिसर्च करना चाहते हैं। ये फेलोशिप उनको नहीं मिलती है जिन्होंने सिर्फ जीआरएफ क्वालिफाई किया और वो आराम से घर पे बैठ गई। ये सैलरी नहीं होती है, ये एक तरीके का फाइनेंशियल एड होता है जो कि आपकी रिसर्च प्रोग्राम को करने के लिए या पीएचडी को करने के लिए गवर्नमेंट फैसिलिटेट करती है, गवर्नमेंट एड प्रोवाइड करती है। उदाहरण के तौर पे समझते हैं कि जैसे कोई एक यूनिवर्सिटी है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, और आप वहाँ से पीएचडी करना चाहते हैं। अगर आपने नेट नहीं किया है, जीआरएफ नहीं किया है, सिंपल पोस्ट ग्रेजुएशन किया है और आपको वहाँ पीएचडी करनी है, तो आपको उस यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस एग्जामिनेशन क्रैक करना पड़ेगा। फिर आपका इंटरव्यू होगा, उसके बाद में वो डिसाइड करेंगे कि आप उनकी यूनिवर्सिटी से पीएचडी कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने नेट को क्वालिफाई कर लिया है तो आप वहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसरशिप के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, और नेट के साथ अगर आपने जीआरएफ क्वालिफाई कर लिया है तो इट मीन्स कि आप वहाँ से पीएचडी भी कर सकते हैं, रिसर्च भी कर सकते हैं, और साथ ही गवर्नमेंट आपको वहाँ पे रिसर्च करने के लिए फेलोशिप भी प्रोवाइड करेगी। तो ये एक फ़ायदा है, आप एंट्रेंस से बच जाते हैं। अगर आपको आगे पीएचडी करनी है या रिसर्च करना है तो आप एंट्रेंस से बच जाते हैं, आप इंटरव्यू के प्रोसेस से बच जाते हैं। कुछ नॉर्मल सा उनका डॉक्यूमेंटेशन का प्रोसेस होता है, वही आपको फुलफिल करना होता है, और वहाँ पे आराम से आप अपना रिसर्च कर सकते हैं, पीएचडी कर सकते हैं। साथ ही उसी यूनिवर्सिटी में आप चाहें तो असिस्टेंट प्रोफेसरशिप, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट अगर आपने जीआरएफ क्वालिफाई किया हुआ है तो बाय डिफ़ॉल्ट आप असिस्टेंट प्रोफेसरशिप के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। तो आप सेम यूनिवर्सिटी में अपने पीएचडी को कंटिन्यू करते हुए, रिसर्च प्रोग्राम को कंटिन्यू करते हुए असिस्टेंट प्रोफेसरशिप को भी कंटिन्यू कर सकते हैं। तो जॉब की जॉब और पढ़ाई की पढ़ाई, तो ये एक सबसे बड़ा फ़ायदा है जीआरएफ को क्वालिफाई करने का। अब सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि कौन असिस्टेंट प्रोफेसरशिप के लिए अप्लाई कर सकता है और कौन जीआरएफ के लिए अप्लाई कर सकता है और कौन दोनों के लिए अप्लाई कर सकता है। देखिए, अगर आपकी एज 31 ईयर्स है तो आप दोनों के लिए अप्लाई कर सकते हैं, मतलब आप जीआरएफ के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं और असिस्टेंट प्रोफेसरशिप के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी एज 31 से ज़्यादा है तो सिर्फ आप असिस्टेंट प्रोफेसरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ रिलैक्सेशन भी दी हुई है, जैसे कि अगर आप महिला हैं, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर से बिलोंग करते हैं, एससी हैं या एसटी हैं, तो आपको 5 ईयर्स का फर्दर रिलैक्सेशन मिल जाता है जीआरएफ में अप्लाई करने के लिए।
इसका मतलब ये कि जब आप फॉर्म फिलअप करते हैं तो आप JRF प्लस असिस्टेंट प्रोफेसरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप रिलैक्सेशन किन कैटेगरीज में आते हैं, जैसे कि जो मैंने आपको बताया कि अगर आप महिला हैं, OBC नॉन क्रीमी लेयर में हैं, SC हैं, ST हैं, तो आप 36 साल की उम्र तक आप अप्लाई कर सकते हैं। मेक श्योर कि जो एग्जामिनेशन में आप अप्लाई कर रहे हो, जैसे कि मान लीजिए कि जुलाई के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो जुलाई में आपकी जो एज है वो 36 ईयर्स के अंदर अंदर होनी चाहिए। इस बात का आपको खास ख्याल रखना है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ये रिलैक्सेशन सिर्फ कुछ ही लोगों को दी हुई है, जनरल के लिए रिलैक्सेशन नहीं है। और असिस्टेंट प्रोफेसरशिप के लिए आप बिल्कुल 100 ईयर्स तक अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि उसमें अपर एज की कोई लिमिट नहीं है। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि स्कॉलरशिप सभी को नहीं मिलती है, स्कॉलरशिप सिर्फ उन्हीं को मिलती है। भले ही आपने JRF को क्वालिफाई कर लिया हो, आपको तभी स्कॉलरशिप मिलेगी जब आप PhD आगे कंटिन्यू करना चाहते हैं या रिसर्च करना चाहते हैं। एंड ऑल्सो आपकी जो एज लिमिट है उसका भी खास ख्याल आपको रखना होगा। अंडर 31 ईयर्स अगर आप हैं तो ही आप JRF के लिए अप्लाई कर सकते हैं, या अगर आप महिला हैं, OBC नॉन क्रीमी लेयर में हैं, SC हैं, ST हैं, तो आप 36 ईयर्स तक की एज तक अप्लाई कर सकते हैं। आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई हैं। कोई अगर क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, तो ज़रूर से कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। मैं आप सभी के कमेंट्स को देखती हूँ, आप सभी के क्वेश्चंस को देखती हूँ, और आप सभी का कोई अगर दूसरा सवाल है तो मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं उस पर भी अलग से आपके लिए वीडियो बनाऊंगी। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस सेशन। मिलते हैं अगले सेशन में कुछ नए टॉपिक के साथ में, कुछ नई इन्फॉर्मेशन के साथ में, नए वीडियोज़ के साथ में, नए सेशन के साथ में, नए रियलिटी चेक्स के साथ में। कैनेडा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको मिले नोटिफिकेशन। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट एंड गेट सक्सेस।